वो कौन सी 4 चीज़ें अगर आप वो फॉलो करेंगे तो एफबीआर आपको कभी नहीं कहेगा कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस में हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे अब सबको पता है कि जो पाकिस्तान के रूल्स हैं सेल टैक्स के, यानी कि जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको 2 तरह में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, जो हम अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है सेल टैक्स, उसके अलावा एफईडी और उसके अलावा कस्टम ड्यूटीज़। तो एक सेल टैक्स का जो रूल है इसमें ये चूंकि रेवेन्यू कलेक्शन एक चीज़ है, एफबीआर ने जो अपना बजट है वो इनकम टैक्स और सेल टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इवन कस्टम ड्यूटी एफईडी भी उसी डोमेन में आती हैं, लेकिन ज़्यादा तक जो टैक्स है वो सेल टैक्स और इनकम टैक्स की फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है। अब यहाँ पे चूंकि गवर्नमेंट का बजट है तो गवर्नमेंट फिर हर चीज़ को मॉनिटर भी करती है कि कहाँ से उनको टैक्स मिलना है, कौन सी प्रोडक्ट पे कितना टैक्स है। जैसे आपको पता है सेल टैक्स पे स्टैंडर्ड रेट 18% है, इसके अलावा रिड्यूस रेट है 5% है, 10% है, 0% है, और एग्जम प्रोडक्ट्स हैं। कुछ एग्जम प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि अभी तक एग्जम जा रही हैं। अब ये डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो फिर आपको मंथली जो सेल टैक्स रिटर्न है वो भी फाइल करनी पड़ती है। अब एक छोटा रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, या अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो स्टार्ट में चूंकि और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं बिजनेस में करने वाली, तो स्टार्ट में कोई भी टैक्स की कॉम्प्लिकेशन या कंप्लायंस को नहीं समझता। मतलब वो टैक्स रिटर्न फाइल करने की पोजीशन में नहीं होता, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद जब बिजनेस ज़्यादा होता है तो लोग स्टाफ भी हायर करते हैं, कंसल्टेंट भी रखते हैं, उसके बाद टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इस सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए एफबीआर ने हमें कुछ रिलैक्सेशन भी दी हैं। वो कौन सी हैं उसको भी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि कॉटेज इंडस्ट्री की एक डेफिनेशन दी गई है सेल टैक्स में कि अगर आप ये 4 कंडीशन मीट करेंगे तो एफबीआर आपको कभी नहीं कहेगा कि आप सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड हो। सबसे पहले क्या कंडीशन है कि पिछले 12 महीने में आपकी जो सेल है वो 80 लाख से ज़्यादा ना हो, यानी कि 8 मिलियन से ज़्यादा ना हो। ये जो भी आप मंथली सेल कर रहे हैं या एनुअली कर रहे हैं वो 80 लाख से ज़्यादा सेल नहीं होनी चाहिए, ये लिमिट है। इससे पहले 5 मिलियन थी, फिर इसको बढ़ाकर 80 लाख कर दिया गया है। आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं, लेबर है, वो 10 से कम हो, उनकी जो तादाद है वो 10 से कम हो, इससे ज़्यादा आपके पास लोग काम ना कर रहे हो। और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो जो एरिया है वो रेजिडेंशियल एरिया हो, इंडस्ट्रियल एरिया में आप काम ना कर रहे हो। मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे कोई आपने अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है, अपना एक सेटअप बनाया हुआ है, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं। और चौथी चीज़ ये आती है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो इंडस्ट्रियल नहीं होना चाहिए, वो या कमर्शियल होगा या रेजिडेंशियल होगा। रेजिडेंशियल ऑब्वियसली नहीं हो सकेगा, कमर्शियल होगा। तो ये अगर 4 कंडीशन आप मीट करते हैं तो आपको एफबीआर कभी नहीं कहेगा कि आप अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाएं। जब आपको नहीं कहा जाएगा तो आप इजीली बिजनेस भी करेंगे, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे, और आपको सेल टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ सिचुएशन में ये होता है कि आप जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो इवन अगर आपकी सेल जो है वो 80 लाख से कम है, तो जहां पे आप सेल कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप उनको जीएसटी इनवाइस दें। उस केस में फिर आप अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाते हैं, ताकि जो सेल जहां जिसको आप चीज़ बेच रहे हैं, जो आपका बायर है, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप उनको रजिस्टर होने के बाद जो सेल टैक्स इनवाइस है वो इशू करते हैं, और उसके बाद ऑब्वियसली आप उसके ऊपर जो आउटपुट टैक्स है 18% वो भी चार्ज करेंगे और वो उसको क्लेम करेंगे। हम चूंकि सारी चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हमें ये करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ कानून में डिफरेंट तरह की एग्जम्पशंस या रिलैक्सेशन या स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है जो हमें करनी चाहिए, हमें देखनी चाहिए, हमें कानून का पता होना चाहिए, ताकि उसके अंदर रहते हुए हम डिफरेंट तरह के जो बेनिफिट्स हैं उसको गेन कर सकें। अब इसको डिफरेंट तरीके से लोगों ने मैनेज किया हुआ है। सेल ज़्यादा भी होती है, वो इस तरीके से रिपोर्ट की जाती है कि वो विद इन दैट लिमिट होती है। मतलब इसको इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स में उसको मैनेज किया जाता है। तो ये सारी वो कंडीशन है। इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा था, जो मैंने कल आपको लेक्चर बताया था कि अगर आपका एक साल में जो एडवांस टैक्स है जो कि 236 जी का या एच का होता है, वो अगर एक साल में या किसी भी पीरियड में 1 लाख से ऊपर निकलता है तो फिर भी आपको कह दिया जाता है कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है,
और कमर्शियल इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, या कोई भी दूसरा सेटअप है, उस पे आपको, इवन रिटेलर है, उसकी कंडीशन भी अगर मीट होंगी तो आपको सेल टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा। तो ये कुछ हमारे पास एग्जम्पशन अवेलेबल है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 80 लाख से ज़्यादा सेल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो नंबर ऑफ लेबर है वो 10 से कम हो। आप जहाँ पे काम कर रहे हो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल एरिया हो, वहाँ पे आप काम कर रहे हो, और आपका जो इंडस्ट्रियल मीटर नहीं होना चाहिए बिजली का, वो कमर्शियल होगा या डोमेस्टिक होगा। अगर आप ये 4 कंडीशन मीट कर रहे हैं तो इवन आपके पास अगर एफबीआर की फोर्स फील्ड भी आती है तो आप उनको कह सकते हैं कि आपकी जो आप कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आते हैं, आप एलिजिबल फॉर सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं है। इस रेलिवेंट को सजेशन और क्वेश्चन और मेंशन कीजिए, इस ग्रुप पर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।